नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। जी हाँ, बेशक अपने मुल्क और अपने आइन में जो हुकूक़ हमें हासिल हैं वो ज़मानत हैं हमारी आज़ादी के, वो रहबर हैं हमारी तरक्की के। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क के नौजवान और बच्चे सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सही मायनों में मुल्क की मईशत की सबसे बड़ी ताकत होते हैं वहाँ के बच्चे जो बड़े होकर अपने इल्म और हुनर के ज़रिए मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाते हैं। हमारे मुल्क में आज़ादी से कब्ल से लेकर आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे तक तालीम के मैदान में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। 1986 में पहली तालीमी पॉलिसी लाई गई, 1992 में उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गईं, लेकिन दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही थी और जदीद तकाज़े हमारे सामने थे। और फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन लाया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे आखिर राइट टू एजुकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत और तकाज़ों पर गुफ्तगू होगी। तालीम के शोबे में हम कितनी तरक्की कर चुके हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और जो मौजूदा नई तालीमी पॉलिसी है उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी कि 1986 की तालीमी पॉलिसी में वो कौन सी कमियां रह गई थी जिनको दूर करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में नई तालीमी पॉलिसी को लाया गया है, और कैसे ये 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा करेगी और किस तरह ये उन मकासद को हासिल करेगी जिनका ख्वाब महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। आज इन तमाम पॉइंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब कमल दवे साहब, और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं माहिर तालीम डॉक्टर RK शर्मा साहब। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हमारी इस ख़ास पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। कमल सर, स्कूल्स की बात हुई, स्कूल्स में हम बात कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि किस तरह बच्चों को अब जो है इतिहास से भी और यानी कि तारीख़ से भी वाकिफ़ कराया जाएगा। अगर हम नई पॉलिसी के तहत कॉलेज लेवल के स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पर क्या तब्दीली आई है इस नई पॉलिसी से? कॉलेज के जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने मुतासिर हैं और किस तरह उन पर असर पड़ेगा? आज की तारीख में स्कूल लेवल के अंदर तो सिर्फ ये है कि उसको बेसिक नॉलेज है, पर जहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत होती है वहाँ पे अब जैसे आप आर्किटेक्चर की बात करते हो तो आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज्ड स्किल देने के लिए अगर उसके पास में ट्रेडिशनल कोई स्किल अवेलेबल है, उसके अंदर कोई वो विशेषता दक्षता हासिल करता है, तो जैसे जैसे ये जो मैंने डिप्लोमा डिग्री और ये बोला था ये सारे कॉलेज लेवल के स्टेजेस हैं कि जहाँ पे अब जैसे हमारे पास में अगर हम पुराने मंदिरों को देखेंगे तो वहाँ पे कितने इंट्रिकेट डिज़ाइन किए हुए आपको वो नक्काशी वगैरह मिलेंगी, पर वो नक्काशी को अब अगर आप मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो उसको वो इतना क्राइटेरिया उसको वेटेज नहीं मिल पाता है। पर तो हमारे यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से वो ट्रेडिशनल स्किल्स को एक एडवांटेज मिलेगा और वो उसको निखारने का एक मौका मिलेगा जी। उसी तरीके से जैसे ट्रेडिशनली आयुर्वेद के वो नुस्खे हुआ करते थे जो आप पारंपरिक तरीके से आप एक दवाइयाँ और उनके परिवार में जो चला करता था इलाज का, तो वो इलाज की पद्धति को हमने एक तरीके से भुला दिया था। अब वो जो तरीका है उसको आप री इन्वेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, मॉडर्न एजुकेशन के साथ में एक कंबाइन करके आप उसको एक पहले डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, पहले डिप्लोमा लेवल हो गया, फिर डिग्री लेवल हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो गया, वो उस दक्षता में उसके अंदर वो स्किल के साथ में वो नॉलेज उसके पास में जो ट्रेडिशनल नॉलेज भी आएगी और मॉडर्न नॉलेज, इन दोनों का एक मिक्सचर आएगा जिस वजह से वो एक समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हो जाएगा। नहीं तो वो समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति नहीं हो पाता है। आपने सिर्फ डिग्री डिप्लोमा ले लिया पर उसके पास में एक्चुअल स्किल नहीं है। अगर हम गूगल की बात करेंगे तो गूगल के अंदर भी 60% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयज़ की वो डिग्री भी नहीं, उनके पास में डिग्री नहीं है, कोई भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है, पर उनका स्किल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि उनकी पे स्केल जो है वो काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए IIM के स्टूडेंट्स के से भी ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में टेक्निकल स्किल है, उसकी वजह से ही आपके पास में वो आपके इनकम का सोर्स आता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक डिग्री, कागजी डिग्री है, तो उसके ऊपर आपने अच्छे डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाती। यानी इल्म के साथ इल्म और हुनर की बात हो रही है यहाँ पर अब, कि अब जोर हुनर पर भी दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल
आता है इसमें कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ अब ये बात की गई कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब खुल सकेंगी नई पॉलिसी के तहत, जो विदेश के जो हैं वो भी खुल सकेंगे। ये हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि अब उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज़ अपने मुल्क में मिलेंगी? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि ये देश काल और वातावरण के अनुसार ये सब चीज़ें होना बड़ी आवश्यक हैं। हालांकि हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वेलंबी ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि संसार के कोने कोने से वहाँ लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब वहाँ की लाइब्रेरी को, नालंदा की लाइब्रेरी को, तक्षशिला की लाइब्रेरी को उस समय के आतंकवादी कहें, उग्रवादी कहें या जो भी आक्रमणकर्ता हैं वो कहें, जिन्होंने उसको जलाया, तो कई महीने तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही। तो ये कई महीने तक जलती रही, वो इस बात का संकेत है कि उस लाइब्रेरी के अंदर कितनी पुस्तकें रही होंगी जी। और जब जिस लाइब्रेरी के अंदर कितनी पुस्तकें रही होंगी, इसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे, कितना ज्ञान वहाँ पर और कितना ज्ञान हमारे देश में उस समय होगा। हमारे जो आचार्य, हमारे जो टीचर्स उस समय के होंगे, वो कितने एक इल्म से परिपूर्ण होंगे, ये आप अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब जहाँ तक कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हमारे देश से कुछ दूसरे लोग वो आगे हैं जी। अगर उनकी टेक्नोलॉजी को हम अपने, जिनको पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को विदेश में जाना पड़ता है जी। हमारे देश का पैसा वहाँ लगता है, वहाँ जाता है, तो अगर हमारे देश में फॉरेन की यूनिवर्सिटीज यहाँ खुल जाएंगी और उस टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिलेगा, तो हम ये समझते हैं कि जो वर्तमान में बहुत सारे जहाज या बहुत सारे एक लड़ाकू सामान जो बाहर से खरीदे जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। बहुत सारे एक ट्रीटमेंट करने की इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं, बहुत सारे हमारे देश में बनने शुरू हो गए मेड इन इंडिया की नीति के अंतर्गत। परंतु अगर इस तरीके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में डेवलप होती हैं दूसरे विदेशी लोगों के सहयोग की वजह से, जो बहुत कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में हमसे कुछ आगे निकल गए, हालांकि कुछ चीज़ों में हम भी उनसे बहुत आगे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये ज्ञान तो एक दूसरे को बांटने की चीज़ है। अगर उनके ज्ञान का हम फ़ायदा उठा सकते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हमारे देश की बहुत सारे जो धन विदेशों में जाता है वो उसकी एवज में, और वो यूनिवर्सिटी हमारे देश को कमा करके देंगे। हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे बच्चों का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, जो भी खर्च होगा वो अपने देश में ही रह जाएगा। तो ऐसी इस लिहाज से वो आने चाहिए। और एक बीच में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जी ज़रूर। नई शिक्षा नीति के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ और कही है जी, कि जो मीडियम होगा एजुकेशन का जी, उसमें 2 तो इंडियन लैंग्वेज रखी जानी है जी, जिनमें एक हिंदी मस्ट होगी और एक वो लैंग्वेज होगी जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी। एक लैंग्वेज वो विदेशी कोई भी रख सकता है। और ये एक अजीबोगरीब बात, और उसमें नई शिक्षा नीति में अजीबोगरीब क्या बहुत बढ़िया है कि जो घरेलू भाषा है जी, जो गांव की भाषा है, जो उस कस्बे की भाषा है, उस भाषा के मीडियम से बच्चे को पढ़ाया जाए। बहुत खूब। जिससे बच्चा आसानी से उसको समझ सकेगा और उस एजुकेशन के प्रति आत्मीयता आ पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं जी, जाना नहीं चाहते। माना कि एक उत्तर प्रदेश के स्कूल में जी, आप पंजाब के या साउथ इंडियन किसी टीचर को भेज दें तो वहाँ पर ना तो वो पंजाबी को ठीक तरीके से बच्चे समझ पाएंगे और ना ही पंजाब का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला हिंदी में अपनी बात को बच्चों को कह पाएगा जी। तो अगर वहीं का टीचर और वहीं की उसके गांव की भाषा में, उसके घर की भाषा में बच्चे को समझाने का प्रयास करेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में दिखाया गया। और एक चीज़ इसमें और बहुत बढ़िया बात कही है जी, उसका उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। उन विद्वानों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसको शामिल किया है। उसमें क्या है कि हर विद्यालय में हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों को स्कूलों में मनाया जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे सिख धर्म से संबंधित हैं, चाहे ईसाई धर्म से संबंधित हैं। जितने भी हमारे देश के अंदर बाशिंदे रहते हैं
उनके धर्मों से संबंधित सारे त्योहारों को स्कूलों में मनाया जाए, उसके बारे में संपूर्ण रूप से बताया जाए, इवन देन उसको पाठ्यक्रम में भी रखा जाए, जिससे सबको नॉलेज मिलेगी और समरसता की भावना और एकजुटता की भावना और विभिन्नता में एकता की भावना इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से आ सकती है। बहुत खूब। यानी कि जो एकता का नारा है, जो इत्तेहाद और यकजहती का एक नारा है, उसको तक़वियत मिलेगी इस चीज़ से। और एक बात कही डॉक्टर साहब ने कि जो विदेशी टेक्नोलॉजी है उसके तहत जब वो हमारे मुल्क में बच्चे सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीख पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि वज़ीर आज़म ने कहा आत्मनिर्भर भारत, क्या ये आत्मनिर्भर भारत का नारा अब आपको लगता है कि बहुत जल्द मुकम्मल होगा इस पॉलिसी से? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है। देखिए, ये बात जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम वही चीज़ बाज़ार से खरीद करके लाते हैं। अब फालतू पैसा है तो फालतू चीज़ें भी खरीद लाते हैं, परंतु सबसे पहले हम उस चीज़ को खरीदते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से हर सरकार, जो भी सरकार होती है, वह ये सोचती है हमारे देश के लिए किस चीज़ की नितांत आवश्यकता है और उस चीज़ की नितांत आवश्यकता, और साथ में हमारे जो वर्तमान में जो सरकार है वो ये सोच रही है कि जो भी नए नए आविष्कार करने हैं, जो भी इन्वेंशंस करने हैं, वो हम खुद करें, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जो कलाम साहब ने कहा कि खुली आंखों से जागते हुए सपने देखें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ डॉक्टर साहब ने एक बात कही, एक मसला भी यहाँ सामने आया ड्रॉप आउट्स का। मैं क्या नाम है, कमल सर आपके पास आना चाहूँगा कि ये ड्रॉप आउट्स का मसला जो है ये किस तरह से हल होगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, जहाँ बात की गई है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो इसका बेसिक अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मेजर चीज़ आई, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से आर्टिकल 45 के तहत हर एक शिष्य के लिए, हर एक स्टूडेंट बच्चे के लिए शिक्षा एक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जी। पर वो एक स्टेट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोपा नहीं जा सकता था, आप उसको कंपलसरी नहीं था। पर जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, इसके अंदर भी ये मैंडेटरी हो गया हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो एजुकेशन को प्रोवाइड करें, राइट टू एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड जी। अब इसके तहत हम देखते हैं कि वो जो छात्र है वो उसको कैसी एजुकेशन मिल रही है जी, वो एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या परफॉर्म कर पा रहा है। तो उसको लेटरल एग्जिट ड्रॉप आउट की बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर एक गांव का माहौल अगर कहते हैं तो जैसे सर ने भी बताया कि 50% से ज़्यादा लड़कियों का ड्रॉप आउट इसलिए हो जाता था क्योंकि वो एक घर में एक आर्थिक रूप से मदद करने के लिए या घर के काम में सहयोग करने के लिए एक अर्निंग हैंड के हिसाब से वो किया जाता था, और घर में चूंकि कम लोग होते थे और वो सारे घर के लिविंग को प्रमोट करने के लिए, आप सस्टेन करने के लिए आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा काम कर पाएंगे, उतने ज़्यादा घर को चला पाएंगे। उस चीज़ को लेने के लिए राइट टू एजुकेशन जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसके अंदर एक मिड डे मील की स्कीम की शुरुआत भी की गई, और उसके अंदर एक 100 रुपये का एक बेसिक कुछ धनराशि हर परिवार को दी गई ताकि वो ये नहीं हो कि सिर्फ इस वजह से ड्रॉप आउट हो जाए क्योंकि वो अर्निंग हैंड वहां से निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला था जो एक सबसे राइट टू एजुकेशन में, अब उसको और आगे एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि ये इसके अंदर भी हमने देखा कि कई सारे डाइवर्शंस हो गए, पर उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राइट टू ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये प्रमोट करने का जो दायित्व दिया गया है वो और हर लेवल पे, हर छोटे लेवल पे इनकी ड्यूटी दे दी गई है कि आप उनको प्रमोट करोगे कि कैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में या परिवार की एजुकेशन में किस तरीके से सस्टेन कर पाए और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहे ताकि ये ड्रॉप आउट। जी, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की आपने बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम कितनी कामयाब नजर आती है आपको इस ताल्लुक से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम काफ़ी हद तक कारगर है, उसमें ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम हो गया है, कंट्रोल में आया है। अब आप ये कह सकते हो कि 15% या 20% से ज़्यादा ड्रॉप आउट्स नहीं है,
अभी भी अब जो वो है कि जो मिस हो गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया जा रहा है कि जितने भी ड्रॉप आउट हो गए उनको मेन स्ट्रीम में, एजुकेशन स्ट्रीम में वापस लाया जाए ताकि वो चीज कर पाए। और उनको एक दूसरी चीज और की गई है कि भाई जैसे वो जो स्किल वो कर रहे हैं, जिसके पास जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज, जब एक आप कोई अगर क्या कहते हैं परिवार के हिसाब से कपड़ा वगैरह बनाता है, बुनकर है, तो उसके अंदर वो उस जो नॉलेज है उसको ही यूटिलाइज करें, उस परिवार के बच्चे उसको यूटिलाइज करें और उसमें स्किल डेवलपमेंट करें। जैसे अब पर्वतीय क्षेत्र में अगर सपोज करा वहां पे ऊन वगैरह का काम, हथकरघा का काम है, उसके अंदर आपका स्किल डेवलपमेंट करें और वो एजुकेशन, उसको एजुकेशन भी मिल रही है, साथ में उसको स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो उसके अंदर वो डिग्री भी मिलेगी, एक प्रॉपर डिग्री भी मिलेगी, ताकि ये नहीं कहा जाए बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन के अलावा 8वीं तक की बेसिक एजुकेशन जहां पे मैथ साइंस वगैरह के बेसिक फंडामेंटल्स बताए जाएं और उसके बाद में ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो उसके अंदर वो अपना डिग्री आगे, अगर सपोज करा कोई है जो कुछ लेवल तक, जैसे 10वीं तक उसने एजुकेशन ली या 12वीं तक एजुकेशन ली, उसके बाद में वो अपने रोजगार में लग गया, अब उसके पास में एक नया मैकेनिज्म ये आया है कि आप ये सारे के सारे परंपरागत तरीकों से वो अपने एक एजुकेशन को वापस से उस स्ट्रीम में जा सकता है, एजुकेशन को ले सकता है। एजुकेशन के साथ वो ट्रेडिशनल जो उस इलाके का काम है उसको ना सिर्फ जोड़ सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है, चाहे वो मुरादाबाद की पीतल की नगरी हो, चाहे वो फिरोजाबाद की चूड़ी हो, और चाहे बनारस के बुनकर हो, और चाहे आगरे का जूता हो। जी सर, तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल का एक वर्क था वो भी उसमें आगे तरक्की पा सकता है और बच्चे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरीके से अब अगर कोई 1 साल के बाद जो स्टूडेंट से, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और वो 1 साल के बाद वो हट जाता है पढ़ने से, तो अब उसकी ग्रेजुएशन को ख़राब नहीं किया जाएगा, उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगरचे वो 2 साल पढ़ने के बाद हटता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, अगर वो 3 साल पूरे करता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी। यानी कि जो वक्त उसका लग गया उसका कहीं ना कहीं उसको कागज़ का टुकड़ा, उसकी डिग्री, उसको सर्टिफिकेट उसको ज़रूर मिलेगा। ये कितना अहम है उसका। देखो, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ का प्रोविज़न किया गया है, जैसा कि वकील साहब ने भी बताया कि जो जितना पढ़ेगा वो उसके मुताबिक उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये सिस्टम एक सिस्टम इसमें और इसको रोकने के लिए क्या है, जो बीच में छूट गए, विषम परिस्थितियाँ होती हैं जी, किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के घर में बीमारियाँ हो गई, किसी की संपत्ति किसी ने हड़प कर ली, आर्थिक परेशानियाँ हो गई, भूकंप आ गया, कहीं पर अपना बाढ़ आ गई, मतलब किसी भी तरीके से कोई पारिवारिक बर्बादी हो गई, तो ऐसी स्थिति में बच्चे अपना कोर्स पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। एक तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में एक नई चीज़ और आई है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी या बोर्ड लेगी। बोर्ड या यूनिवर्सिटी साल में 2 बार लेगी एग्ज़ाम। जब जिसको, अच्छा एक चीज़ उसमें और लाने की कई सुझाव मांगे हैं और बहुत सारे विद्वानों ने वो भी सुझाव दिए हैं कि साहब 2 बार में आप समय निश्चित मत करना जी। जब स्टूडेंट को लगे तब वो 2 बार का फ़ायदा उठा ले। माना कि उसको ये पता है कि तैने 3 महीने के बाद किसी काम से बाहर जाना है जी, तो 3 महीने में ही उस एग्ज़ाम को एक को दे जाए। बहुत खूब। या जिसको ये पता है कि 6 महीने के बाद होना है तो वो 6 महीने के बाद 7वें महीने में दे दे जी, या 5वें महीने में दे करके चला जाए। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने के प्रयास नई शिक्षा नीति के माध्यम से होने जा रहे हैं, और जिससे कि जो बीच में छोड़ जाया करते थे, दाखिला बहुतों ने लिया पर छोड़ भी बहुत गए, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको वो लाभ मिल पाएगा। और जो बीच में जिनकी एजुकेशन ख़राब हो जाती थी, जो बीटेक कर रहा है बीटेक नहीं कर पाया, 1 साल ही कर पाया जी, तो जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, भाई उसको 1 साल करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल करेगा तो डिग्री मिलेगी, 4 साल, 3 की बजाय 4 साल है जी नई शिक्षा नीति में जी, 4 साल का करेगा तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। तो उससे कम से कम उसका भरण पोषण तो हो पाएगा, उसकी नौकरी कहीं लग जाएगी, 2 पैसे कमा पाएगा। वकील साहब, एक और सवाल यहाँ बहुत अहम हो जाता है, ये इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है इस पॉलिसी की, न्यू टेक्नोलॉजी से किस तरह हम अपने टीचर्स को जोड़ेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी इस पॉलिसी को कामयाब करने में? अभी इसका ताज़ा उदाहरण ये जो पेंडेमिक हुआ है, इसके अंदर हमें देखने को मिला है कि
आज की तारीख में जब सारे स्कूल सारे कॉलेजेस बंद हैं तो उसमें नई शिक्षा, अब शिक्षा का रोक तो नहीं सकते, तो नए शिक्षा के प्रावधान पर उनको पढ़ाने के लिए एक जो प्रावधान किया गया है कि वहाँ पे टीचर जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा, जो एक बहुत मेजर माइलस्टोन चेंज है, बिल्कुल जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जिसकी वजह से आज की तारीख में सारे बच्चे अपने घर में बैठ के वो चीज़ें, वो शिक्षा, वो पढ़ाई वगैरह सब कर पा रहे हैं और ऑनलाइन ही उनका इवैल्यूएशन भी हो रहा है। तो ऑनलाइन जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो, और आपने प्रॉपर हर बच्चे के ऊपर अटेंशन दिया जा सकता है ऑनलाइन में, आपके पास में एक हर एक बच्चे के ऊपर एक डिस्टिंक्ट अटेंशन दिया जा सकता है, क्योंकि एक टीचर के पास में एक अब जो है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बोला गया है कि 30 से ज़्यादा बच्चे एक टीचर से रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बल्कि उसको कम किया करके 25:1 किया जाए। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आपने अगर 25 बच्चों पे आपने कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो तो एक साथ में आप फोकस करके हर बच्चे का आप देख सकते हो कि क्या वो कर रहा है और उसके हिसाब से आप उसको पढ़ा सकते हो। पर एक इसका नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिली इस पेंडेमिक के दौरान कि कहीं पे कुछ छात्रों ने टीचर्स के साथ में मिसबिहेवियर भी किया है। तो हमारे ये टेक्नोलॉजी का एक आप कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हो। जो टेक्नोलॉजी तो हमें प्रोवाइड कर रही है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करो टीचर्स को, टीचर्स जो हैं वो बल्कि पहले से ज़्यादा अपने टाइम को उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, पर उसके बावजूद भी अगर बच्चे किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं या एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं तो उस केस में वो एक डिफिकल्टी टीचर्स फेस कर रहे हैं। ये एक ये तो है कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, तो इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है, यानी कंट्रोल भी रखा जाए उस पे साथ। पर टीचर्स के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी एक चीज है, जो क्योंकि ऐसी चीजों को आप कैसे सरकमवेंट करोगे या आप उनसे कैसे निजात पाओगे, टीचर्स कैसे अपने आप को ट्रेन करें, सेल्फ करें, ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है, जो कि एनपीटेल स्वयं जो पोर्टल है उसके माध्यम से कई सारे, इसके अलावा भी कई सारे और पोर्टल हैं जो गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड कर रही है कि एजुकेशन, टीचर्स की एजुकेशन के हिसाब से क्या दिया जा सकता है, कि जो ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जब आप बच्चों को हैंडल कर रहे हो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे सिनेरियो को जब आप टीचर को, अब चूंकि वो एक सिर्फ यही नहीं छात्र के साथ में या बच्चों के साथ में लगा हुआ है और पूरा 9 to 5 या ऐसे, अब उसका जो टाइम हो गया है वो ओमिनेट प्रेजेंट वाली बात हो गई सिचुएशन की, वो सुबह 7 बजे भी उसके पेरेंट्स को, अभिभावक जो है वो टीचर को कॉल कर देते हैं। तो इस तरीके का एक हमें किसी तरीका का एक अनुशासन तो लाना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी पर उसको किस तरीके से टैकल, ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, ये एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक विषय हो सकता है, जो कि टीचर्स को बताया जाए कि आप ऐसी सिचुएशन को साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करें। और इसके लिए बाकायदा अब जो ट्रेनिंग का दौर चलेगा और उसके अंदर काफ़ी कुछ ये तमाम मुद्दे नए वाले जो हैं ये भी सामने आएंगे और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी सामने आता रहेगा। वक्त हमारे पास अब कम है, कुछ छोटे छोटे सवाल मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म की क़ियादत में ये नई पॉलिसी आई और इसका एक हदफ, एक निशाना भी मुकर्रर किया गया कि 100% साक्षरता दर। किस तरह से इस पॉलिसी से आप उम्मीद कर रहे हैं कब तक हम अपनी इस 100% को हासिल कर पाएंगे जो लिटरेसी रेट है? देखिए जनाब, क्वेश्चन आपका बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सारा का सारा सांख्यिकीय क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जो भी 1 मिनट पहले भी मैंने कहा कि जब किसी बात के बारे में स्वप्न देखा जाता है और ईमानदारी से अगर उसको पूरा करने के लिए कोशिश की जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जी। इतना लंबा सफ़र हमारा देश तय करके आया है, नए नए मुकाम हासिल हमने किए हैं और ये बहुत बड़ा काम नहीं है जिसको हम पूरा ना कर सकें, क्योंकि बहुत हर क्षेत्र में, और ये शिक्षकों का, इंस्टीट्यूशंस का, स्कूलों का, समाज सेवी संस्थाओं का, संस्कृत महाविद्यालयों का, मदरसों का,
इन सबका सहयोग यदि मिलता है इस नीति को, तो मेरा विचार यह है कि 10 वर्षों के अंतर्गत, जी, ना 10 वर्ष इतने छोटे हैं, ना ही वो कम हैं, जी, ना ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना विशाल देश है हमारा। जी, ऐसे विशाल देश के लिए मैं समझता हूं कि 10 वर्ष कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हमारी टीम भी काफ़ी हैं। काफ़ी है। तो अगर हम एक तरीके से लग जाएं तो हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें, जब आदमी इसको, मैं तो ये कहूँगा कि इसको हर लैंग्वेज में और इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म करके कोशिश करनी चाहिए कि हर आम आदमी तक इसको पहुंचा दिया जाए, जिससे इसके महत्व को वो समझे, और इसको महत्व को समझने के लिए के बाद वो हर तरीके से इस कार्य में सहयोग करे। और 100% साक्षरता होने में मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसको हासिल किया जा सकता इसको है। हासिल बिल्कुल किया जा सकता है। आखिरी सवाल वकील साहब से भी उसका मैं जवाब लेना चाहूंगा कि जदीद दुनिया के तकाजे, आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। दुनिया के साथ कदम ताल करने में, दुनिया की एजुकेशन पॉलिसी के साथ कदम मिलाने में हमारी पॉलिसी कितनी कामयाब साबित होगी? मेरे विचार से ये 100% कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पीपल सेंट्रिक है, पर्सन सेंट्रिक है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल आदमी के अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि मैं ये अगर एजुकेशन लेता हूँ, मैं ये स्किल लेता हूँ, तो मेरे पास में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अवेलेबल है, मैं उसको सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ। अगर रोजगार से जुड़ा होने की वजह से अगर वो ये जानता है कि अगर मैंने ये स्किल लिया तो मेरे को ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को ये फैसिलिटी मिल रही है कि मैं अपने, कोई ज़रूरी नहीं कि कहीं नौकरी करे, वो स्वरोजगार भी कर सकता है। तो अगर स्किल डेवलपमेंट है, उसके पास में स्किल है, तो न केवल खुद का एम्प्लॉयमेंट हो बल्कि दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट वो प्रदान कर सकता है, और वो ट्रेडिशनल नॉलेज को ही एक्सपेंड कर सकता है, और ट्रेडिशनली जो उसके पास में रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, और इंडिविजुअल के अंदर ये चीज़ नहीं हो जाएगी कि जो उसने नॉलेज ली है वो सिर्फ कागजी है, वो एक्चुअल स्किल है, और वो स्किल को वो ज़मीनी तौर पे वो उतार सकता है, ज़मीनी तौर पर उतार सकता है। और ना सिर्फ ये कि अपने रोजगार की बात वो कर सकता है, वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकता है। और ये बात आज हुई नई तालीमी पॉलिसी की, हक तालीम की, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम बहुत ख़ास रहा सभी के लिए। हमारे मुल्क में तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस के मिलाकर के 35 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा उस्ताद हैं और 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर छुआ होगा, और आपने इसमें जो गुफ्तगू हुई उससे ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सैर हासिल, गुफ्तगू जो हुई उससे कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल किया होगा, हक़ तालीम के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में, और नई जो तालीमी पॉलिसी है उसके तहत जो भी गुफ्तगू हुई उससे भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सैर हासिल, गुफ्तगू हुई उसमें हासिल किया होगा आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा। उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम शुक्रगुजार हैं अपने आज के दोनों मेहमानों के, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और अपने तजुर्बे से, अपने आपका इतना ज़बरदस्त तजुर्बा रहा, उनसे ज़रूर हमारे नाजरीन को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए आपके सामने, और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी आज पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।